और दिल्ली वो स्टेट है जो पर कैपिटा इनकम के मामले में पूरे देश के अंदर थर्ड रैंक पर आता है। यानी कि दिल्ली में पिछले कुछ सालों से 10 साल से ज़्यादा पुरानी डीजल और 15 साल से ज़्यादा पुरानी पेट्रोल कार्स को चलाने पर और उनको ओन करने पर बैन लगा हुआ है। और दिल्ली वो स्टेट है जो पर कैपिटा इनकम के मामले में पूरे देश के अंदर थर्ड रैंक पर आता है। यानी कि यहाँ के जिन अंधा पैसा कमाने वालों ने आज से 10 साल पहले खासकर डीजल लग्जरी कार्स ली थी ना, वो अब उन्हें बेचनी पड़ रही है मजबूरी में आके। और ये इतनी भारी मात्रा में बेची जा रही है कि कई यूज्ड कार डीलर्स जो पहले हर तरीके की गाड़ी बेचा करते थे, वो अब सिर्फ और सिर्फ लग्जरी गाड़ियां ही बेच रहे हैं। और आपने भी ये नोटिस किया होगा कि इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते टाइम ऑल ऑफ द सडन एक रील आती है जिसमें एक वेस्ट दिल्ली के पंजाबी अंकल होते हैं जो अलग अलग लग्जरी कार्स को दिखाकर ये बोलते हैं कि ले जाओ ये बुलबुल का बच्चा सिर्फ 7 लाख रुपए में। हाँ, वो आपको बुलबुल के बच्चे के नाम पर 7 से 8 लाख रुपए में BMW और ऑडी जैसी गाड़ियां देने के लिए तैयार होते हैं, जिसके अंदर वो ट्रांसफर भी करा के दे देते हैं और इसके अंदर आपको लोन भी मिल जाता है, वो भी पैन इंडिया। अब ये सब सुनकर पंजाब के किसी गाँव में बैठे आदमी के मन में, या फिर केरला या फिर तमिलनाडु के किसी टाउन में बैठे एक आदमी के मन में ये बात आ सकती है कि यार वैगनआर के प्राइस में BMW 3 सीरीज और ऑडी A4 जैसी गाड़ियां मिल रही हैं, तो मैं अब लग्जरी कार खरीदने का अपना बचपन का सपना ही पूरा क्यों ना कर लूं। और यही सोच लेकर बायर्स दिल्ली ऐसे शहर में आते हैं या फिर बाकी बड़ी सिटीज के अंदर जहां पर पुरानी लग्जरी कार्स की जो मार्केट है वो 20% से भी ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है और जहां पर पुरानी लग्जरी गाड़ियां कौड़ियों के भाव बिक रही हैं। अब यहाँ से गाड़ियां खरीदने के बाद लोगों का बचपन का सपना पूरा होता है कि नहीं होता वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनका वर्स्ट फाइनेंशियल नाइटमेयर जरूर पूरा हो जाता है। क्योंकि बेशक से पुरानी लग्जरी कार से एक नई B सेगमेंट वाली गाड़ी के प्राइस में आ जाती हैं, लेकिन जो इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट होती है ना, वो एक ब्रांड न्यू 1 करोड़ रुपए वाली लग्जरी गाड़ी से भी ज्यादा होती है। और आपने भी कहीं ना कहीं से ये वाली बातें सुनी होंगी कि इनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन क्या आपको किसी ने ये डिटेल के अंदर समझाया है? इस वीडियो में आपको यूज लग्जरी कार्स के साथ आने वाली महंगी सर्विस कॉस्ट, हद से ज्यादा महंगी पार्ट रिप्लेसमेंट कॉस्ट और काफी ज्यादा महंगे इंश्योरेंस प्रीमियम्स के बारे में बताने वाला हूं, जिनके बारे में आपको किसी ने भी पहले नहीं बताया होगा। और एंड में मैं ये भी बताऊंगा कि इतना ज्यादा खर्चा करवाने वाली इन गाड़ियों के जेन्युइन बायर्स कौन हो सकते हैं और किन्हें इनसे दूर रहना चाहिए। तो भाई सबसे पहले ये समझ लो कि लग्जरी कार्स को खरीदने वाले भी ना 2 टाइप के लोग होते हैं। एक तो वो जो सिर्फ 3 से 4 साल पुरानी ही लग्जरी कार्स खरीदते हैं, और दूसरे वो जिन्हें कार की एज से कुछ लेना देना नहीं होता है, उन्हें तो बस एक नई क्रेटा और नेक्सॉन के प्राइस में एक मस्त लग्जरी गाड़ी चाहिए होती है। अब अगर कोई पहली कैटेगरी में फॉल करता है तो उसके लिए यूज लग्जरी कार लेने में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि ऐसा व्यक्ति ऑलरेडी कम से कम 30, 40 या फिर 50 लाख रुपए तक दे रहा है ऐसी यूज लग्जरी गाड़ियों के लिए। और मेरा मानना यह है कि अगर वो इतना पैसा दे सकता है तो वो ऑलरेडी वेल ऑफ है और उसके लिए इस तरीके की कार्स को अफोर्ड करने में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली है। लेकिन अगर कोई दूसरी कैटेगरी में फॉल करता है तो उसको इन गाड़ियों के साथ आने वाले 3 तरीके के खर्चों को जानने की जरूरत है, जिसमें पहला है मेंटेनेंस एंड सर्विस कॉस्ट, दूसरा है इंश्योरेंस और तीसरा है रिपेयर्स। तो चलो सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं, यानी कि मेंटेनेंस एंड सर्विस कॉस्ट की। और इसे समझने के लिए हम यहाँ पर सेम प्राइस पे मिलने वाली मास मार्केट कार की मेंटेनेंस कॉस्ट को यूज लग्जरी कार की मेंटेनेंस कॉस्ट से कंपेयर करके देखते हैं। और यहाँ पर हम क्रेटा का एग्जांपल ले सकते हैं। क्रेटा का जो टॉप मॉडल है वो 23 से 24 लाख ऑन रोड के आसपास पड़ता है और इतने पैसों में आपको लगभग 6 साल पुरानी डीजल वाली BMW 5 सीरीज मिल जाएगी। और अगर इनकी सर्विस कॉस्ट कंपेयर करें इन दोनों कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल डेटा की मदद से, तो हमें ये पता लगता है कि 40,000 या उससे ज्यादा चली हुई डीजल क्रेटा की जो सर्विस कॉस्ट आती है वो लगभग 7,000 रुपए के आसपास है। वहीं BMW की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक जो BMW 5 सीरीज की 5th सर्विस होती है ना, उसकी कॉस्ट लगभग 1,31,092 रुपए आती है। देख रहे हो, यूज्ड BMW एक नई क्रेटा के प्राइस में तो मिल रही है, लेकिन इन दोनों की जो सर्विस कॉस्ट है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और ऐसे ही हम कुछ और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे कि 10 से 11 साल पुरानी डीजल वाली ऑडी A4 जो होती है ना, वो बहुत ही कम प्राइस में मिल जाती है। 2013 से 14 की जो ऑडी A4 है डीजल वाली, वो लगभग आपको 7 से 8 लाख रुपए में मिल जानी चाहिए। और इसी के अंदर अगर आप 1 से 2 लाख रुपए और डाल दो तो आपको ऑडी A6 भी मिल सकती है, उतनी ही पुरानी। और ये वो प्राइस है जिसमें आजकल आपको स्विफ्ट के बेस मॉडल मिलते हैं। और अगर हम इन कार की सर्विस कॉस्ट को कंपेयर करें तो 70 से 80 हजार किलोमीटर चली हुई ऑडी A4 की जो सर्विस कॉस्ट आती है वो लगभग 35,000 रुपए होती है और ऑडी A6 की जो सर्विस कॉस्ट होती है वो लगभग 40,000 रुपए के आसपास पड़ती है। लेकिन जिस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी हमारे को यूज्ड कार मार्केट में मिल रही है, यानी कि 7 से 8 या फिर 9 लाख रुपए के आसपास, उस प्राइस पे मिलने वाली स्विफ्ट की जो सर्विस कॉस्ट होती है वो 4,000 रुपए के आसपास ही पड़ती है। यानी कि अगेन 8 लाख रुपए में मिलने वाली नई गाड़ी के मुकाबले 8 लाख रुपए में मिलने वाली यूज्ड लग्जरी गाड़ी की जो सर्विस कॉस्ट है उसमें 10 गुना का फर्क है। अब जितनी भी गाड़ियों की सर्विस कॉस्ट के बारे में मैंने आपको बताया है ना, इनके अंदर मैंने किसी के लिए भी मेजर सर्विस को इंक्लूड नहीं किया है। अगर मैं वो करता तो ये जो जर्मन लग्जरी कार्स है ना, इनकी सर्विस कॉस्ट डबल हो जाती लगभग। खैर, अब यूरोपियन लग्जरी कार्स की हाई सर्विस कॉस्ट से बचने के लिए कई लोग प्राइवेट गैराजेस का रुख करते हैं और वहां जाकर सर्विस करवाते हैं। और ऐसा करने पर डेफिनेटली उनके काफी ज्यादा पैसे बचते भी हैं।
लेकिन स्टिल वो कॉस्ट भी मास मार्केट गाड़ी की सर्विस कॉस्ट से ज़्यादा ही होती है। और ऊपर से ये जो यूरोपियन लग्जरी कार्स होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और इस बात के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि प्राइवेट गैराजेस के अंदर कुछ गलती कर बैठे इवन सर्विस करने तक में। और मान लो कोई मैकेनिक ऐसी गलती भी नहीं करता है और कोई दिक्कत भी नहीं आती है, लेकिन तब भी लग्जरी कार्स को अगर आप बाहर प्राइवेट गैराजेस में सर्विस कराते हैं ना, तो उनकी जो ऑलरेडी लो रीसेल वैल्यू होती है ना, वो और भी ज़्यादा नीचे गिर जाती है। क्योंकि ये जो लग्जरी कार्स के बायर्स होते हैं ना, वो सर्विस रिकॉर्ड को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। क्योंकि एज आई सेड बिफोर, ये जो लग्जरी कार्स होती हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं और बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं होता है जब हम इनकी सर्विसेज बाहर करवाते हैं। इसीलिए अगर इन गाड़ियों की सर्विस रिकॉर्ड के अंदर किसी भी तरीके की डिस्क्रिपेंसीज पकड़ी जाती हैं या फिर अगर इनके सर्विस रिकॉर्ड के अंदर कंटिन्यूटी नहीं दिखती है, तो लोग इनको लेना पसंद नहीं करते हैं और इसी की वजह से इन गाड़ियों की जो रीसेल वैल्यू है वो और भी ज़्यादा डाउन आ जाती है। अच्छा, अब ये तो बात रही सर्विस की। सर्विस के अलावा भी गाड़ियों के अंदर कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको टाइम टू टाइम बदलनी होती हैं, जैसे कि टायर्स। और लग्जरी गाड़ियों के अंदर आने वाले जो टायर्स होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं। दरअसल लग्जरी कार्स के अंदर आते हैं रन फ्लैट टायर्स, जो कि पंचर होने के बावजूद भी काफ़ी दूर तक चल सकते हैं। और ये जो रन फ्लैट टायर्स है ना, ये लग्जरी कार्स के अंदर पिछले 15 से 20 सालों से आ रहे हैं इंडिया के अंदर। अगर किसी लग्जरी कार का रन फ्लैट टायर लगभग 16 से 18 इंच के आसपास होता है ना, तो उसकी जो कॉस्ट आती है वो 15 से 20 हज़ार के आसपास आती है। और अगर आपकी गाड़ी का जो टायर है वो 19 इंच का है, तो ये जो प्राइस है वो डबल हो सकता है। यानी कि जितने में आपकी हैचबैक के चारों टायर्स बदल सकते हैं, उतने में इन गाड़ियों का सिर्फ एक टायर बदलता है। और यहाँ पर भी एक गौर करने वाली बात है, जो हम लग्जरी कार्स यूज मार्केट से खरीदते हैं वो ऑलरेडी 40-50 हज़ार किलोमीटर कम से कम चली होती हैं। यानी कि इनके टायर्स ऑलरेडी घिस चुके होते हैं एंड इन मोस्ट केसेस आपको ये टायर्स बदलवाने पड़ते हैं गाड़ी लेते ही। मेंटेनेंस के बाद चलो अब हम रिपेयर्स की बात कर लेते हैं। देखो, अगर आप एक कम चली और एक नई सी यूज लग्जरी गाड़ी लेते हैं तो आपको किसी भी तरीके का कोई भी पार्ट चेंज नहीं करवाना पड़ेगा अपनी गाड़ी के अंदर, यानी कि कोई भी खासी रिपेयर कॉस्ट नहीं आएगी आपके आगे। लेकिन अगर आप एक स्विफ्ट के प्राइस में ऑडी खरीदने वाले हैं तो ये बात जान लीजिए कि ये जो गाड़ियाँ होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ओवर इंजीनियर्ड होती हैं। इनमें लगने वाला हर एक पार्ट एक नॉर्मल गाड़ी के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉम्प्लेक्स होता है और इसीलिए बहुत ज़्यादा महंगा होता है। जैसे मास मार्केट कार्स में नॉर्मल एलईडी या फिर हेलोजन बल्ब मिलते हैं हेडलाइट्स के अंदर, राइट। इन गाड़ियों के अंदर आपको मैट्रिक्स लाइट, लेजर लाइट, डिजिटल लाइट और ना जाने कैसी कैसी हेडलाइट्स मिलती हैं, जिनकी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। जैसे कि जो मर्सिडीज की एंट्री लेवल कार है यानी कि सी क्लास, उसकी जो लाइट की कॉस्ट है पुराने मॉडल्स की वो लगभग 52,000 रुपये है। और शायद से मैं यहाँ पर ओईएम पार्ट की बात भी नहीं कर रहा हूँ, ये कोई थर्ड पार्टी वेंडर ने बनाया उसके पार्ट की कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से मैंने एस क्लास की पिछली जनरेशन की लाइट की कॉस्ट देखी तो मुझे पता लगा उसकी कॉस्ट लगभग 1.5 लाख रुपए है फॉर सिंगल लाइट। मतलब अगर दोनों लाइट टूट गई तो आपकी तो 3 लाख रुपए लग जाएंगे आपके। एंड आई सेड बिफोर, ये मैं पिछली जनरेशन की बात कर रहा हूँ। जो नई जनरेशन की लग्जरी कार्स होती हैं ना, उनके अंदर तो और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लाइट्स आती हैं और उनकी कॉस्ट मेरे ख्याल में इनसे भी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। इन गाड़ियों की मेन हेडलाइट के पीछे एक चिप भी लगी होती है जिसे हेडलाइट ब्लास्टर बोलते हैं, जो कि हेडलाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल वगैरह करने में काम आती है। अब ये जो चिप होती है ना, इसके वक्त के साथ खराब होने के चांसेस रहते हैं और इसका जो खुद का प्राइस होता है ना, वो 25,000 रुपये से चालू होता है, सिर्फ छोटी गाड़ियों के लिए वो भी। इसी तरीके से कई लग्जरी कार्स में ना एयर सस्पेंशन भी लगे होते हैं, जो कि अगेन बहुत ही ज़्यादा ओवर इंजीनियर्ड होते हैं, क्योंकि इनमें एयर कंप्रेसर, हाइट सेंसर, वेल्व ब्लॉक, एयर रिजर्वायर और प्लम्बिंग लाइन जैसे कई सारे पार्ट्स लगे होते हैं जिनके फेल होने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। और अक्सर ये देखा जाता है कि 7 से 8 साल में ना ये जो एयर सस्पेंशन होते हैं ये अपनी कैपेबिलिटीज़ को खो देते हैं और इनको बदलना पड़ता है, और इनको बदलने की जो कॉस्ट होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा होती है। जैसे कि एक मर्सिडीज एस क्लास के ओनर ने ये रिपोर्ट किया कि जब उनकी गाड़ी की एयर सस्पेंशन फेल हो गए तो उनको रिप्लेस करने की जो कॉस्ट आई थी वो लगभग 12 लाख रुपए थी फॉर 4 सस्पेंशन, यानी कि 2.5 लाख का एक। और ये जिस एस क्लास के साथ हुआ है ना, वो लगभग 13 साल पुरानी गाड़ी है। और इस तरीके की एस क्लास का OLX पर जो प्राइस होता है वो 12 से 13 लाख के आसपास होता है, यानी कि बंदा जितने की ये पुरानी गाड़ी लेगा उससे ज़्यादा तो इसका खर्चा आ जाएगा। अब ये तो मैंने सिर्फ कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। किसी भी गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, किसी भी गाड़ी के पार्ट्स को रिप्लेस करना पड़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर वो एक यूरोपियन लग्जरी गाड़ी होगी तो उसका खर्चा बहुत ही ज़्यादा होगा, इस चीज़ को मान के चलो अब अपने थर्ड और लास्ट पॉइंट की बात भी कर लेते हैं, यानी कि इंश्योरेंस की। ध्यान दीजिए, फ्रॉड से बचो, बैंक कार्ड्स सेफ। इससे बेहतर आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट खोल लीजिए। कर लेते हैं, यानी कि इंश्योरेंस की। पुरानी लग्जरी कार्स पर आपको इंश्योरेंस का प्रीमियम भी काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ सकता है इन सम केसेस। जैसे कि 2018 की BMW 520D आपको 26 से 27 लाख रुपए में मिल जाती है और उसका जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो लगभग 52,000 रुपीज़ तक जा सकता है 20% नो क्लेम बोनस ऐड करने के बाद। वहीं अगर हम इसे सिर्फ 2 साल पुरानी महिंद्रा की स्कॉर्पियो Z8L मैनुअल ट्रांसमिशन से कंपेयर करें, जो कि लगभग 25 लाख रुपए की पड़ती है, तो उसका जो इंश्योरेंस प्रीमियम बनता है वो लगभग 14,000 रुपए के आसपास है। और ऐसे ही इंश्योरेंस प्रीमियम का जो फर्क है आपको बाकी गाड़ियों के साथ कंपैरिजन में मिल जाएगा। जो लग्जरी कार्स होती है उनका इंश्योरेंस प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा ही होता है, चाहे वो 10 साल पुरानी हो फिर भी।
तो अभी तक हमने जितना भी यूज लग्जरी कार्स के बारे में एनालिसिस किया है उससे हमें ये समझ में आया है कि बेशक से ये गाड़ियाँ खरीदने में तो सस्ती पड़ती हैं, लेकिन इनको मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा महंगा साबित होता है। और इसीलिए मेरा मानना यह है कि अगर आपका बजट सिर्फ एक गाड़ी को लेने का है ना, तो इतने में ही आने वाली एक नई गाड़ी ले लो और इन गाड़ियों पे अपना पैसा खराब मत करो। लेकिन अगर आप एक बिजनेस रन करते हैं तो हो सकता है ये गाड़ियाँ आपके काम की हो, क्योंकि कई तरीके के बिजनेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको अपने क्लाइंट्स को इंप्रेस करना होता है अपने शान और शौकत दिखा के, महंगे मोबाइल और महंगी गाड़ियाँ दिखा के। और अगर आप भी इसी तरीके के किसी प्रोफेशन में हैं तो आप एक लग्जरी गाड़ी ले सकते हैं एंड एक्चुअली ये आपके इनकम टैक्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकती है, क्योंकि लग्जरी गाड़ियाँ अपने चौथे साल तक आते आते ही 50% तक डेप्रिशिएट हो जाती हैं और इसके बाद जो डिक्लाइन है वो और भी ज़्यादा तेज़ी से होता है, जिसके चलते कई बिजनेस ओनर्स अपने एसेट्स पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं इनकम टैक्स फाइलिंग के दौरान, अगर वो ये साबित कर पाएं कि ये जो गाड़ी है वो बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज होती है। और ऐसे में गाड़ी का जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है वो टैक्स के अंदर माफ हो जाता है। बाकी बिजनेस ओनर्स के अलावा ये जो यूज लग्जरी गाड़ियां हैं ये फ्लीट ओनर्स के भी काफी ज्यादा काम की हो सकती हैं, क्योंकि वो इन्हें होटल्स वगैरह के अंदर लगा सकते हैं या फिर इसी तरीके की किसी और जगह पर, और जो टैक्स में डेप्रिसिएशन है वो भी क्लेम कर सकते हैं, तो उनको भी वहाँ पे फायदा मिलेगा। तो ऑल इन ऑल मेरा कहना ये है कि आप इस तरीके की लग्जरी यूज्ड कार तभी लेना जब आपके पास डिस्पोजल इनकम हो और आप इन गाड़ियों को प्राइमरी कार की तरीके से नहीं ले रहे हो, क्योंकि अगर आप इन गाड़ियों को रोज चलाओगे ना तो इनका खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और कभी कभार चलाओगे तो फिर भी मैनेज कर लोगे, लेकिन डिस्पोजल इनकम होनी चाहिए आपके पास। और अगर आपके बिजनेस में ये सहायता दे सकती है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी आपका क्या मानना है वो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हैशटैग बुलबुल का बच्चा डालकर अपने ओपिनियन जरूर डालिए इन लग्जरी गाड़ियों के बारे में। थैंक यू। ध्यान दीजिए, फ्रॉड से बचो, बैंक कार्ड्स सेफ। इससे बेहतर आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट